वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज एंड अकाउंट्स एंड लिक्विडेशन में आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्थिति विवरण। जब कंपनी का समापन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार होता है अथवा ट्रिब्यूनल द्वारा अस्थायी सरकारी निस्तारक की नियुक्ति की जाती है, तब कंपनी के संचालकों एवं प्रमुख अधिकारियों को समापन आदेश की तिथि या निस्तारक की नियुक्ति की तिथि के 30 दिन के अंदर कंपनी का स्थिति विवरण बना के निस्तारक को देना होता है। यानी जब भी ट्रिब्यूनल के आदेश के अकॉर्डिंग किसी कंपनी का समापन हो रहा हो तो ट्रिब्यूनल वहाँ पर एक टेम्परेरी गवर्नमेंट लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, जिसकी ड्यूटी होती है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट डेट की, जिस डेट को अपॉइंट किया गया उस डेट से विद इन 30 डेज़ वो कंपनी का स्टेटमेंट अफेयर्स बना के लिक्विडेटर को दे, जिसमें स्पष्ट बातों का उल्लेख होना चाहिए, जैसे कंपनी की संपत्तियाँ जिसमें कार्यालय में रोकड़, बैंक में रोकड़, विनिमय साध्य पत्रों का पृथक पृथक उल्लेख होना चाहिए। यानी कितना उसमें कैश इन हैंड कितना है, कैश इन बैंक कितना है, या फिर हमारी सिक्योरिटीज़ कितनी है, लोन एंड लाइबिलिटीज़ कितनी है, उसको अलग से दिखाना होगा। क्रेडिटर्स के संबंध में पूर्ण लेखे, पूरा विवरण उसमें होना चाहिए, उनके नाम, उनके एड्रेस, व्यवसाय, वो जो लोन है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड हैं, यदि सिक्योर्ड हैं तो उनको उनके अगेंस्ट में कौन सी सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं। इसी तरह से जो डेटर्स हैं उनके नाम, उनके एड्रेस, उनका बिजनेस, उनसे कितनी रकम वसूल होने की संभावना है, और इसके अलावा जो भी सरकार ने मांगी हो या लिक्विडेटर ने मांगी हो, वो सब सूचनाएं हमें इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होनी चाहिए। तो मुख्यतः स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर जो सूचनाएं हमारी होती हैं उनमें सबसे पहले आती है संपत्तियां जो विशिष्ट रूप से गिरवी नहीं रखी हुई हैं, असेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए। सबसे पहले लिस्ट ए बनाई जाती है, उसमें उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिनको विशिष्ट रूप से गिरवी नहीं रखा हुआ है। इस शीर्षक के अंतर्गत कंपनी की उन सभी संपत्तियों को दिखाया जाएगा जो गिरवी यानी जो मॉर्गेज नहीं रखी हुई हैं। रकम के जो अमाउंट का कॉलम है उसमें इनका वसूली मूल्य दिखाया जाएगा, यानी कितनी राशि एक्चुअल में हमको मिलने की संभावना है वो हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर शामिल करके दिखानी है। अंश पूंजी पे बकाया मांग की राशि अगर दी हुई है तो उससे भी जितनी राशि वसूल होने की संभावना है उसे भी लिस्ट ए में ही शामिल करके दिखाया जाएगा। उसके बाद सेकंड बनती है लिस्ट बी। लिस्ट बी में वो असेट्स इंक्लूड की जाएंगी जो स्पेशली प्लेस्ड है, यानी जिनको हमने मॉर्गेज रखा हुआ है किसी के अगेंस्ट में। इस शीर्षक के अंतर्गत उन संपत्तियों को दिखाया जाता है जो लेनदारों के पास गिरवी रखी हुई हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत संपत्ति तथा ऋण से संबंधित विवरण की रकम के 4 खानों में दिखाया जाता है, यानी इसका अमाउंट के 4 कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम में प्रत्येक संपत्ति जो लेनदारों के पास गिरवी रखी हुई है उसका वसूली मूल्य, यानी फर्स्ट कॉलम में जो असेट्स हमने मॉर्गेज रखी हुई है उसने कितना पैसा हमको रियलाइज़ होने की संभावना है, कितना पैसा हमको वसूल होने की संभावना है, उसको दिखाया जाएगा। दूसरे कॉलम में उस संपत्ति के अगेंस्ट में कौन से लोन है, उसकी कितनी राशि बकाया है, यानी कितनी राशि हमको चुकानी है, उसे दिखाया जाएगा। फिर इन दोनों की तुलना करेंगे हम, पहले कॉलम की राशि की तुलना दूसरे कॉलम से की जाएगी। तीसरे खाने में दिखाएंगे डेफिशिएंसी। यदि हमारी लोन की राशि ज़्यादा है और मॉर्गेज संपत्ति का वसूली मूल्य कम है तो जितनी भी डेफिशिएंसी है उसको हम दिखाएंगे थर्ड कॉलम में। यदि गिरवी रखी हुई संपत्ति का वसूली मूल्य ऋण की राशि से ज़्यादा है तो इस राशि को हम दिखाएंगे चौथे यानी फोर्थ कॉलम में। यानी डेफिशिएंसी है तो थर्ड कॉलम में आएगी, यदि सरप्लस है तो वो हमारा फोर्थ कॉलम में आ जाएगा। इसके पश्चात इन चारों खानों का योग लगा लिया जाएगा। इसमें यदि थर्ड कॉलम का जो टोटल है उसको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, और यदि सरप्लस का जो राशि है उसको हम बाहर लिस्ट ए वाली वैल्यूज़ के साथ जोड़कर दिखा देंगे। इसके बाद बनती है हमारे होते हैं इसके बाद ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 326 के अकॉर्डिंग समापन के समय श्रमिकों के निम्नलिखित बकाया राशि का पूर्वाधिकार लेनदारों से भी पहले भुगतान किया जाएगा। यानी सबसे पहले जो भुगतान होता है वो होता है ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स का। इसमें हम इंक्लूड करते हैं किसी श्रमिक की मजदूरी, वेतन या फिर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति की राशि, यदि किसी श्रमिक को समापन पर देश समस्त अर्जित अवकाश का पारिश्रमिक, किसी लेबर को लेबर कंपनसेशन फंड के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो वो राशि, और किसी श्रमिक की प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड या ऐसा ही कोई फंड जो उसके बेनिफिट के लिए बनाया हुआ है उसकी कोई राशि। यानी श्रमिकों को जो भी राशि देय होगी सबसे पहले उनका भुगतान किया जाएगा, उसके पश्चात अन्य राशियों का भुगतान किया जाता है।
इस राशि के अलावा बाकी जितने भी हमारे लेनदार हैं, जो भी हमारी राशि बकाया है, उनका जो ऑर्डर है चुकाने का, उसमें सबसे पहले आता है हमारा लिस्ट सी। लिस्ट सी में हम शामिल करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, जिनका सबसे पहले भुगतान किया जाता है। इसके अंतर्गत उन लेनदारों को सम्मिलित किया जाता है जो सुरक्षित नहीं है, किंतु जिन्हें असुरक्षित लेनदारों से पहले भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। यानी ये सिक्योर तो नहीं है, लेकिन अनसिक्योर क्रेडिटर्स से पहले इनको भुगतान मिलता है, इन्हें प्रेफरेंस होती है, इसलिए इन्हें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहते हैं। इसमें हम नॉर्मली शामिल करते हैं जो हमारी लिक्विडेशन की डेट है, जो हमारी समापन की तारीख है, उस तारीख से विद इन 12 मंथ में कंपनी द्वारा राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को या स्थानीय सत्ता को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, कोई लगान, कोई रेट्स, रेंट, कुछ भी यदि राशि बकाया हो तो वो हमारी प्रोफेशनल क्रेडिटर्स के अंदर शामिल की जाएगी, लेकिन ये समापन की तारीख से विद इन 12 मंथ होनी चाहिए। इसी प्रकार किसी कर्मचारी की मजदूरी तथा वेतन, इसमें एनकैशमेंट लीव को शामिल करते हुए कंपनी अधिनियम 230 के वर्णित कंपनी का अधिकारी नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ इसमें कर्मचारी शामिल होंगे, इसमें अधिकारी शामिल नहीं होंगे। उनका पारिश्रमिक का भी यही नियम है, पिछले 12 मंथ में, विद इन 12 मंथ के अंदर मैक्सिमम 4 महीने की सैलरी या 20,000 पर लेबर, जो भी ज़्यादा हो उसको हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर शामिल करके दिखाएंगे। यानी 4 महीने की उसकी सैलरी या 20,000 जो भी राशि कम हो, उस राशि को हम प्रोफेशनल क्रेडिटर्स के अंदर शामिल करके दिखाएंगे, लेकिन इसमें अधिकारियों की सैलरी यानी ऑफिसर्स की सैलरी इसके अंदर इंक्लूड या डायरेक्टर सैलरी इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तथा शेष राशि, इन 4 महीने के अलावा बाकी जो राशि होगी वो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। इसी तरह से यदि हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत कोई कंपनसेशन दे है, तो कंपनसेशन भी 1,000 पर पर्सन तक की राशि तो प्रेफरेंशियल में आएगी और रिमेनिंग अमाउंट हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में शामिल की जाएगी। किसी कर्मचारी की समस्त अर्जित अवकाश का वेतन भी इसी में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसमें अधिकारी शामिल नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति ने सेकंड थर्ड यानी कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए कोई राशि किसी से उधार ली है, तो वो उधार राशि भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर शामिल की जाएगी, यदि वो पिछले 12 मंथ्स के अंदर की है तो। ये सब रकमें जो कंपनी द्वारा नियोक्ता की हैसियत से कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत दी है, जो विद इन 12 मंथ है, वो भी हमारी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में शामिल की जाएंगी। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत जो राशि दी है वो भी इसी में शामिल होगी, और इसी तरह से को आपका जो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड या अन्य कोई भी फंड की राशि है, वो भी इसको भी हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर शामिल करके दिखाएंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 213, 216 के अंतर्गत जो हमने अनुसंधान पे, रिसर्च पे जो खर्चे किए हैं, वो भी हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर ही शामिल किए जाएंगे। रिसर्च पर इनका भुगतान किया जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के पश्चात जो भुगतान होगा वो होगा लिस्ट डी। लिस्ट डी में हम शामिल करते हैं कंपनी की संपत्तियों पे चल प्रभार रखने वाले ऋण पत्र, यानी ऐसे डिबेंचर्स जिनको संपत्तियों के अंदर फ्लोटिंग चार्ज है, पर्टिकुलर इनको कोई मॉर्गेज रखी हुई नहीं है लेकिन इनको फ्लोटिंग चार्ज है। ऐसे ऋण पत्र जिनको चल और अचल संपत्तियों पे फ्लोटिंग चार्ज रखा हुआ है, ऐसी संपत्तियों को हम लिस्ट डी में शामिल करेंगे और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के पश्चात इन्हें ही भुगतान किया जाएगा। इसके पश्चात भुगतान किया जाएगा लिस्ट ई। लिस्ट ई में शामिल करेंगे हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, यानी ऐसे क्रेडिटर्स जो हमारे लिस्ट बी के अंदर जो डेफिशिएंसी थी वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जिनको शामिल नहीं किया गया, उसकी जो एक्स्ट्रा राशि है वो भी इसी में शामिल होगी, और अदर जो भी आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उन सब राशि को हम लिस्ट ई में शामिल करेंगे, जिनका भुगतान लिस्ट डी के पश्चात किया जाएगा। लिस्ट ई के पेमेंट के पश्चात जो भुगतान आता है वो आता है लिस्ट एफ। लिस्ट एफ में हम प्रेफरेंशियल कैपिटल्स के क्लेम को शामिल करते हैं। इसमें प्रेफरेंशियल कैपिटल पे कितनी राशि मिली हुई है, कितनी राशि चुकानी है वो राशि, और यदि उनका लाभांश बकाया है तो वो भी आप इसके अंदर जोड़ के इसके क्लेम को लिस्ट एफ में शामिल करके इनका भुगतान किया जाता है लिस्ट ई के पश्चात। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है लिस्ट जी। लिस्ट जी में हमारी लास्ट जो क्लेम है हमारा वो आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो जो भी राशि आपकी होती है इक्विटी शेयर होल्डर की, कितनी राशि आपने मांग ली है, यानी कितनी राशि इनको वास्तव में चुकानी बनती है, उस राशि को हम लिस्ट जी के अंदर शामिल करके दिखाएंगे। इसके राशि दिखाने के बाद जो डिफरेंस है हमारा, यदि कुछ राशि बचती है तो इन्हें भुगतान कर दिया जाएगा, और नहीं है तो जो भी राशि हमें डेफिशिएंसी अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी।
फिर बनती है हमारी लिस्ट एच। लिस्ट एच ये शो करती है कि कंपनी को सबसे आखिरी में लिक्विडेशन के समय जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है तो आखिरी में हमें डेफिशिएंसी हो रही है या सरप्लस हो रहा है, तो ये डेफिशिएंट सरप्लस किन किन वजहों से बनी है या किन किन वजहों से यहाँ तक पहुँची है, उसकी जो डिटेल सूचना होती है उसको हम लिस्ट एच के अंदर शामिल करके दिखाते हैं। मैं फिर ब्रीफ कर देती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमारे टोटल लिस्ट एच तक बनते हैं। इसमें लिस्ट ए में हम शामिल करेंगे ऐसी संपत्तियाँ जिनको स्पेशली हमने गिरवी नहीं रखा हुआ है। लिस्ट बी में शामिल करेंगे ऐसी संपत्तियाँ जिनको गिरवी रखा हुआ है। इसमें अमाउंट के 4 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में संपत्ति का वसूली मूल्य, सेकंड कॉलम में उसके अगेंस्ट में कितना लोन है, थर्ड यदि डेफिशिएंसी है यानी पैसा कम पड़ रहा है, फोर्थ यदि सरप्लस है यानी पैसा हमारा एक्सेस बच रहा है। फर्स्ट 2 लिस्ट बनती हैं संपत्तियों से कितना पैसा हमें वसूल हो रहा है। उसके बाद सारी लिस्ट बनती है उनको कैसे कैसे हमें पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट करना है सबसे पहले ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, उसके बाद डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट्स एज पर लिस्ट डी, उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट एफ एंड इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी। तो इस तरीके से दायित्वों को अलग अलग लिस्ट में शामिल करके इनका भुगतान किया जाएगा। और सबसे आखिरी में लिस्ट एच बनती है हमारी, जो शो करती है कंपनी की जो डेफिशिएंसी या सरप्लस है उनमें मेन कौन कौन से आइटम रिस्पॉन्सिबल है, किन किन आइटम्स की वजह से हमें ये स्थिति हुई है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम कैसे गणना करेंगे। इसमें ध्यान रखना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हमारा नियम है कि समापन की तिथि से तुरंत पिछले 12 मंथ्स में, विद इन 12 मंथ्स में कोई राशि जो सरकार को टैक्स के रूप में दे है या लगान के रूप में दे है, पिछले विद इन 12 मंथ के अंदर वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को, जिसमें हमारे अधिकारी शामिल नहीं होंगे, ऑफिसर शामिल नहीं होंगे, वर्कर्स को यदि हमें कोई सैलरी पे करनी है तो उस सैलरी 4 मंथ की सैलरी या 20,000 पर पर्सन जो भी कम हो वो हमारा प्रेफरेंशियल में शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से यदि इनका एनकैशमेंट लीव है तो वो भी इसी में शामिल होगा, लेकिन इसमें अफसर्स या डायरेक्टर्स की सैलरी शामिल नहीं की जाएगी। और ये सारी सूचनाएं समापन की तिथि से पिछले 12 महीने के भीतर होनी चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में सूचना दे रखी है 31 अक्टूबर 2020 को एक कंपनी का समापन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो 31 2020 से हम पिछले 12 महीने काउंट करेंगे, तो अक्टूबर 2019 से अक्टूबर 2020 इन 12 महीने के बीच में जो राशि पे होगी उस राशि को हम शामिल करके दिखाएंगे अनसिक्योर्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। यहाँ पे हमें डिबेंचर्स दे रखा है, लोन फ्रॉम बैंक गारंटी बाय डायरेक्टर्स दे रखा है, सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं। सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग 2000 फॉर लोकल टैक्सेस विच बिकम ड्यू एंड पेबल 2018। इसमें लोकल टैक्सेस शामिल है लेकिन ये पेबल थे 2018 में, चूँकि ये 12 महीने से ज़्यादा पुराने हैं तो इनको हम प्रेफरेंशियल में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद हमें सूचना दे रखी है टैक्स अलग अलग किस तरीके से, और आपको इनकम टैक्स असेसमेंट आपको किस किस तरीके से चुकाना है। तो इनकम टैक्स असेसमेंट सबसे पहला टैक्स हमें चुकाना है 2018-19 के लिए, चूँकि ये भी हमारा पुराना है, 12 महीने से ज़्यादा पुराना, तो ये भी हमारा प्रेफरेंशियल में शामिल नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स असेसमेंट 2019, 20 और 2021 ये दोनों हमारे प्रेफरेंशियल में शामिल होंगे क्योंकि विद इन 12 मंथ के अंदर इनको भुगतान किया जाना है। असेसमेंट 2018-19 हमारा कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर 2018 को, और 19-20-21 हमारा कंप्लीट हुआ है 30 जुलाई 2020 को। तो चूँकि 12 महीने के भीतर ही है तो ये जो राशि है हमारी 19-20 और 2021 की, इसको हम प्रेफरेंशियल में शामिल कर देंगे। तो ये हमारी दोनों राशियाँ आ जाएंगी इनकम टैक्स असेसमेंट असेसमेंट ईयर 2019-20 और इनकम टैक्स असेसमेंट 2020-21। दोनों का चूँकि असेसमेंट जुलाई 2020 को किया है तो दोनों ही हमारे प्रेफरेंशियल में आ जाएंगे 13,650 एंड 650। नेक्स्ट है फॉर 2019-20 एम्प्लॉयज़ सैलरीज दे रखी है 1 मंथ की, केवल 1 मंथ की है। हम मैक्सिमम 4 मंथ तक की सैलरी इसमें ले सकते हैं।
उसकी मैक्सिमम सीमा 20,000 पर लेबर है। यहाँ पे क्या रखा है कि जो सैलरी है 5,590, इसमें 1,950 जो सैलरी है वो मैनेजिंग डायरेक्टर की है। मैनेजिंग डायरेक्टर की शामिल जो राशि है सैलरी वो हमारी प्रेफरेंशियल में इंक्लूड नहीं होती है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज़ एक्सक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये सैलरी है हमारी 5,590, इसमें से डायरेक्टर सैलरी लेस कर देंगे हम, जो है हमारी 1,950। तो नेक्स्ट बच जाएगी 3,640 रुपीज़। इनका जो टोटल है ये हमारा कहलाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ₹17,940। अब बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे हमारा जो राशि थी यहाँ पे डिबेंचर्स, चूँकि हमारे यदि फ्लोटिंग चार्ज हैं तो ये हमारे चले जाएंगे लिस्ट डी में। लोन फ्रॉम बैंक गारंटेड बाय डायरेक्टर्स, ऐसे सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स 2,000 के जो लोकल टैक्स इंक्लूड हैं, ये चूँकि पुराने हैं तो ये पूरे चल जाएंगे हमारे लिस्ट ई अनसिक्योर क्रेडिटर्स में। 18-19 का जो टैक्स है 3,250, ये भी हमारा चला जाएगा अनसिक्योर क्रेडिटर्स में। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी है 1,950, ये भी हमारी चली जाएगी अनसिक्योर क्रेडिटर्स में। और ये राशि हमारी आ जाएगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। तो इस तरह से हमको वर्किंग नोट में राशि निकालनी होगी। एवरी क्वेश्चन में जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो हम पहले राशि फाइंड आउट करेंगे, कितनी राशि हमारी प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल राशि हम लिस्ट सी में दिखाएंगे, बाकी बचे हुए क्रेडिटर्स हम लिस्ट ई के अंदर अनसिक्योर क्रेडिटर्स में शामिल करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही।